मुझे लगा नहीं था कि मैं इस तरह की वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्या करे भाई, मार्वल फेज 4 में मजा नहीं आ रहा है। तो क्या यहाँ पर अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का जादू खत्म हो गया है या धीरे धीरे खुद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ही खत्म हो रहा है? वेल, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रीजंस के बारे में जिसकी वजह से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने आए पिछले 3 फेजेस की तरह उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग रहा है, और अंत में हम बात करेंगे इसके कुछ सोल्यूशंस के बारे में भी। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पीक लेवल एंड गेम मूवी के साथ देखने को मिला था, जिसने पूरी दुनिया में अपनी क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट से धूम मचाई और एक हिस्टोरिकल मूवी साबित हुई। और इसी का असर था कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज 4 से फैंस और भी ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बेसिकली मार्वल फेज 4 के हर एक प्रोजेक्ट को फैंस एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर से कंपेयर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि लोग हमेशा ये भूल जाते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम बेसिकली मार्वल के 3 फेजेस का कंक्लूजन थी, जिससे पहले 23 मूवीज आ चुकी थीं, तो इसका एपिक होना बहुत ही जायज सी बात थी। लेकिन सैडली इस मूवी का असर लोगों के दिमाग में इतना बड़ा बन चुका है कि इसके आगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हर नई चीज लोगों को फीकी लग रही है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स असल रूप से एग्जिस्टेंस में आई थी 2012 की एवेंजर्स मूवी के साथ, और इसी मूवी ने बेसिकली हमें इन एवेंजर्स और इनकी इंटरकनेक्टेड कहानियों में इन्वेस्ट किया, जिसके चलते ही हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जर्नी का हिस्सा बने। और इसी जर्नी में हमारे साथ कई सुपर हीरोज जुड़े, कुछ ऐसे भी जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं था। और बेसिकली समय समय पर इन्हीं सुपर हीरोज का इंटरकनेक्शन और असेंबल ही एक बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट हुआ करता था, और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को फैंस के बीच में एक्चुअली सॉलिडिफाई किया करता था। लेकिन यहाँ पर फेज 4 इस मामले में बहुत ज्यादा ढीला साबित हुआ है, और स्पाइडरमैन नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के फैंस के बीच में एक्साइटमेंट बढ़ाने का कारण बहुत हद तक इनके अंदर दिखे हुए कैमियोज और अपीयरेंसेस को ही माना जा सकता है। वहीं पर इनके अलावा अभी तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फेज 4 के अंदर कोई भी सीरियस क्रॉसओवर इवेंट देखने को नहीं मिला है, और ना ही हम अभी तक ये जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एवेंजर्स इनिशिएटिव अब तक काम कर रहा है कि नहीं, और करंटली इसका एक्चुअली और कौन कौन हिस्सा है। मेरे हिसाब से मार्वल स्टूडियोज के नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने और उन्हें सेटअप करने में ही एमसीयू फेज 4 का ज्यादातर टाइम गया है, जिसके कारण इन्हें एक साथ लाने का फुर्सत ही नहीं मिला। अब बात जब सिनेमैटिक यूनिवर्स की हो रही है तो उसके डायरेक्शन की भी बात करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा पंगा तो यही है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 4 किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये बहुत लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2012 के एवेंजर्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के दौरान हमने थैनोस का चेहरा पहली बार देखा था, और यहाँ पर थैनोस और अलग अलग इन्फिनिटी स्टोन्स को सेटअप करने में ही 3 फेजेस बीत गए, जिसके कारण ये बात तो स्पष्ट थी कि कहानी इन्फिनिटी गॉन्टलेट की तरफ बढ़ रही है। अब अगर बात करें यहाँ पर एमसीयू फेज 4 की, तो ऑफ कोर्स इसका मेन फोकस मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस और एक्सपेंड करने पर ही है। लेकिन ओवरऑल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कहानी को आगे बढ़ाने और कई सारे नए कैरेक्टर्स को इंक्लूड और इंट्रोड्यूस करने में ही एमसीयू फेज 4 का ये इंटेंशन क्लियर नहीं हो पाता है। और जहां पर एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को इस चीज को बड़े और ग्रैंड लेवल पर एक्सप्लोर करना चाहिए था, वहां पर वो नहीं हो पाया। और मेरे हिसाब से यहाँ पर पूरे के पूरे फेज 4 को डायरेक्शन देने की कोशिश लोकी सीरीज ने ही की थी, लेकिन एक टीवी सीरीज होने की वजह से इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं छूट पाया है। कभी कभार कुछ बेहतरीन चीजों का मजा उनके ज्यादा होने की वजह से कम होने लगता है, और ऐसा ही कुछ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 में होता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि फेज 3 तक हर साल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर 3 से 4 मूवीज रिलीज हुआ करती थीं, लोगों के पास बहुत अच्छा खासा टाइम हुआ करता था इन मूवीज को देखने और इन्हें समझने का। लेकिन यहाँ पर डिज्नी अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस डिज्नी प्लस को फ्यूल करने के चक्कर में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 4 को कुछ ज्यादा ही मिल्क कर चुका है, और टीवी शोज के रूप में कुछ ज्यादा ही कंटेंट हमारी तरफ पुश किए जा रहे हैं, जो ऑफ कोर्स पहली नजर में कुछ खास बुरा नहीं लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ढेर सारे नए कैरेक्टर्स और प्लॉट पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उनमें से कईयों को लूज एंड्स की तरह छोड़ दिया गया है। साथ ही साथ फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ एक एमलेस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है विदाउट एनी रियल स्टेक्स और हाइप, जिसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाकर लोग इन शोज को सीरियसली लेना ही बंद कर दें। और एक्चुअली ये चीज तब बैकफायर करेगी जब इन कैरेक्टर्स को बड़ी बजट मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा।
एंड ऑफ कोर्स जब इतनी सारी चीजों को मार्वल एक साथ पुश करेगा तो क्वालिटी में तो ड्रॉप आएगा ही। और उसकी शुरुआत मार्वल फेज 4 से चालू हो ही चुकी है, जहां पर इटर्नल्स और ब्लैक विडो मूवी ने मामला थोड़ा सा मीडियोकर और एवरेज कर दिया। साथ ही साथ आने वाली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बहुत सारी डिज्नी प्लस सीरीज भी एक तरह से बहुत ज्यादा रश्ड साबित भी हुई। इन सब के ऊपर चार चांद लगाया कोरोना वायरस पैंडेमिक और डिज्नी की अपने शेड्यूल को न मूव करने की जिद ने, जिसकी वजह से ही डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड थॉर लव एंड थंडर दोनों मूवीज को शूटिंग के अलॉन्ग साइड ही लिखा, चेंज और डेवलप किया जा रहा था, जो बेसिकली इन दोनों ही मूवीज के क्रिटिकल रिस्पांस पर थोड़ा भारी पड़ी थी। वहीं पर अगर बात करें विजुअल इफेक्ट्स की तो ये भी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और यहाँ पर मार्वल की रशिंग ही इसका कारण है, जहाँ पर मार्वल के ही अंदर काम करने वाली कई सारी विजुअल इफेक्ट्स कंपनीज ने मार्वल स्टूडियोज और डिज्नी पर आरोप लगाया है कि वो उन्हें प्रोजेक्ट से ओवरलोड कर रहे हैं, जिसके कारण प्रोजेक्ट्स की विजुअल इफेक्ट्स क्वालिटी में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिल रहे हैं। इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज के बावजूद भी मैं इस बात को नहीं मान सकता कि मार्वल फेज 4 MCU का सबसे बुरा फेज है, बल्कि यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज वही कर रहा है जो उसने अपने फेज 1 से लेकर फेज 3 तक किया था, जिसमें नए कैरेक्टर्स और कहानियों को इंट्रोड्यूस किया गया था और उनका कंक्लूजन हमें एंड गेम में देखने को मिला था, जिसके कारण यहाँ पर सबसे पहले हम फैंस को ही अपने एंड गेम वाले एक्सपेक्टेशन पर होल्ड लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज एक्चुअली इस फेज के अंदर बहुत सारी नई कहानियों और आइडियाज को एक्सप्लोर और प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स एंड गेम जैसा क्रॉसओवर बहुत जल्द हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर मार्वल स्टूडियोज अपने प्लेटर को थोड़ा क्लियर रखे, ताकि यहाँ पर एवरेज मार्वल फैंस को भी पूरी की पूरी कहानी और नैरेटिव को समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो और वो हर एक चीज को आराम से कैचअप कर पाएं। साथ ही साथ आने वाले फ्यूचर में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर उन्हें क्रॉसओवर्स पर भी फोकस करना चाहिए, जो एक्चुअली मूवी के कमर्शियल और फाइनेंशियल सक्सेस में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं। और इनके अलावा आपके मन में और कौन कौन से सोल्यूशंस हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइज ये थे मेरे हिसाब से कुछ रीजंस जिन्होंने फेज 4 को थोड़ा पीछे किया। ऑफ कोर्स फेज 5 अनाउंस हो चुकी है एंड ऑफ कोर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स हमें अब पहले से भी कहीं ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि मार्वल फेज 4 में किए हुए कुछ गलतियों से अपना सबक ले और फेज 5 और फेज 6 को बेहतरीन रूप से प्रेजेंट करें। वैसे आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि एक्चुअली आप क्या सोचते हैं फेज 4 के बारे में। हमारी आने वाली ऐसे ही औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।